नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पवन सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, आधार की त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई जो है शंकु की दी गई है और आयतन और वक्र पृष्ठ शंकु का निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो आधार की त्रिज्या है और ऊंचाई उसको लिख लेंगे। त्रिज्या देखिए आर दी हुई है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। और देखिए शंकु की ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई यानी कि एच दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए, जो ये त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, इसको चाहें तो हम 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, जिससे सॉल्व करने में जो है आसानी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 का आधा करना है हमको, तो 7 का आधा 3.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, हमको जो है शंकु का आयतन ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर तो देखिए, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा और फिर 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि फार्मूले में 1/3 है। 1/3 और फिर जो है पाई का मान 22/7 रख देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आर का मान जो है 7/2 यहाँ पर रख देंगे। 7/2 का होल स्क्वायर कर दें, चाहे इसको 2 बार लिख ले, 7/2 और फिर गुणे एच देखिए 12 दिया हुआ, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब यहाँ पर सरल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिए 3 से 3 चौक 12 होता है और फिर देखिए ये 2 दूना 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 बचा है ऊपर और यहाँ पर देखिए 7 बचा है। अब इनका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 14 का 4 हो जाएगा और 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154 यहाँ पर आ जाएगा। आयतन है इसलिए इसको लिखेंगे घन सेंटीमीटर में, तो 154 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से शंकु का आयतन निकल आएगा। अब हमको निकालना है वक्र पृष्ठ। तो देखिए, जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, यानी कि सबसे पहले हमको एल निकालना है और एल जो है वो शंकु की तिरछी ऊंचाई कहलाती है। तो इसके लिए एक अलग से फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई होती है उसको जो है हम निकाल लेंगे। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, देखिए फार्मूला होता है √h² प्लस r²। तो यहाँ पर देखिए h दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर जो है 12 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद फिर r दिया हुआ है देखिए कितना 7/2, तो यहाँ पर 7/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 12 बराइयों में 144 होता है, तो यहाँ पर 144 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 7 7 49 हो जाएगा और बटे देखिए हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 का 6 और उसके बाद फिर 4 चौक 16 और 1 17, 17 का 7 और फिर जो है 4 एकम 4 और 1 5 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा देखिए प्लस में 49 और बटे में हो जाएगा 4। अब यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 6 15, 15 का 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर
देखिए 5 एक 6 हो जाएगा, यानी कि 625 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा और इसके ऊपर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल क्या आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 625 आता है। और फिर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो आ जाएगी 25/2। तो इस प्रकार से देखिए शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो निकल आई है। अब जो है हम क्या करेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो सीधे से यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πr/l। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7 और जो है आर का मान कितना रखेंगे, तो देखिए आर है 7/2, तो यहाँ पर 7/2 कर देंगे और गुणे एल का मान अभी निकाल चुके हैं, एल का मान है 25/2, तो यहाँ पर जो है 25/2 कर देंगे। अब जो है इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल कर देंगे 22 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और फिर 11 और 25 का गुणा कर लेंगे और फिर 2 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 और 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 11 पच्चे 55, 55 का 5 हो जाएगा और फिर 11 दूना 22 और 22 5 कितना हो जाएगा, तो 22 5 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 275 और फिर बटे 2 कर देंगे। अब 2 से इसका भाग करेंगे तो देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा और फिर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा और फिर 2 सते 14 हो जाएगा और फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 137.5 आ जाएगा। देखिए वक्र पृष्ठ है इसलिए इसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, यानी कि 137.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई थी और इसकी सहायता से सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे और आयतन निकालने के बाद फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि देखिए तिर्यक ऊंचाई इसमें कहा नहीं गया, लेकिन वक्र पृष्ठ जो निकाला जाता है उसमें तिर्यक ऊंचाई की जो है ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे और तिर्यक ऊंचाई निकालने के बाद फिर बड़ी ही आसानी से शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किए हैं सेम वैसे ही ये भी करना है। वहाँ पर देखिए त्रिज्या और जो है ऊंचाई दी हुई थी और यहाँ पर ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है, तो व्यास की सहायता से त्रिज्या निकाल लेंगे। बाकी क्वेश्चन वही है, यहाँ पर सिर्फ जो है आयतन और वक्र पृष्ठ के अलावा संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई h लिख लेंगे। तो देखिए ऊंचाई h जो है वो दी हुई है 48 सेंटीमीटर और उसके बाद फिर देखिए व्यास यानी कि d दिया हुआ कितना 28 सेंटीमीटर। तो जब d 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 यानी कि 28/2 हो जाएगा और 28/2 यानी 28 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसकी जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। और अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे से शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर, देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो 1/3 गुणे पाई का मान रख लेंगे 22/7 और फिर यहाँ पर देखिए r² है। तो देखिए r का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 14 गुणे 14 कर लेंगे और फिर गुणे h दिया हुआ है 48, तो यहाँ पर गुणे में 48 कर लेंगे। अब इन सभी को सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 से 14 को काट देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए जो है 3 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक कम 3 और यहाँ पर बचा 18। तो देखिए 6 3 18 होता है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सरल हो जाएगा। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा और फिर गुणे
उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 का गुणा क्या करेंगे 14 से कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 होगा। उसके बाद 14 का गुणा 16 से करेंगे तो देखिए 14 छंग 84 हो जाएगा, 84 का 4 और फिर देखिए 14 एकम 14 हो जाएगा और फिर 14 और 8 22 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 224। अब 224 का 44 से गुणा करेंगे तो देखिए इधर साइड में कर लेते हैं, 224 का गुणा 44 से करना है तो यहाँ पर देखिए जो है 4 चौक 16, 16 का 6 हो जाएगा और 4 दूना 8 एक 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इधर एक क्रॉस लगा देंगे और यही संख्या फिर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 से ही गुणा करना है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर इन सभी को नीचे उतार लेंगे, यानी कि इनका जोड़ कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और फिर 9 6 15, 15 का 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए जो है 8 और 9 17 और 17 एक 18, 18 का 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी कि 9856 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9856 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है आयतन है इसलिए इसको घन सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से शंकु का आयतन निकल आएगा। अब जो है क्या करना है, देखिए शंकु का आयतन ज्ञात करना था, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए वक्र पृष्ठ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है L बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए h यहाँ पर दिया हुआ है 48, तो यहाँ पर 48 का स्क्वायर कर देंगे और जो है r कितना दिया हुआ है, तो r देखिए दिया हुआ है 14, तो यहाँ पर देखिए 14 का स्क्वायर कर देंगे। अब 48 का स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेंगे कितना होगा, तो इधर साइड में देखिए गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 48 गुणे 48 करना है तो देखिए 8 अठाई 64, 64 का 4 हो जाएगा, फिर देखिए 4 अठे 32 हो जाएगा और 32 6 38 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए जो है 8 अठाई 64, 64 का 4 हो गया और फिर 8 चौक 32 और 32 और 6 38 हो गया। अब यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो देखिए फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे इधर और फिर 4 अठे 32, 32 का 2 हो जाएगा और 4 चौक 16 और 16 और 3 19। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर 8 2 10, 10 का 0 और यहाँ पर 9 3 12 1 13 और फिर यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2304 आ जाएगा। तो जो है 2304 में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस करना है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर भी निकाल लेंगे। तो देखिए 14 का स्क्वायर तो सभी को पता ही होगा जो है 196 होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले 48 का स्क्वायर कितना आया है 2304 और फिर प्लस हो जाएगा देखिए 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और फिर इसको प्लस कर लेंगे। तो देखिए इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, 10 का 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 9 है, 9 में एक जोड़ेंगे फिर 0 यानी कि 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 3 है, 3 1 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि कुल मिलाकर के रूट के अंदर आ जाएगा 2500 और 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2500 का वर्गमूल आ जाएगा 50, क्योंकि 50 गुणे 50 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 यानी 2500 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कह लीजिए आएगी वो कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसकी सहायता से हमको क्या करना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो अब सीधे से शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो होता है πRL। तो यहाँ पर सीधे से πRL का फार्मूला लगा देंगे और फिर जो है यहाँ पर पाई की जगह पर पाई ही रखेंगे। देखिए जो पवन की सीरीज है उसमें यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा गया है, किसी भी फार्मूले में पाई का मान नहीं रखा गया है, लेकिन बाद में स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर आपने पाई का मान नहीं रखा है। तो देखिए पाई का मान अगर रख करके हल करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप पाई का मान नहीं रख रहे हैं, पाई में आंसर दे रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अगर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हो तो उसमें अगर पाई में उसका उत्तर दिया हो तो आप पाई में जो है मान निकाल सकते हैं और पाई में
में अगर मान नहीं दिया है, यानी कि पाई का मान रख दिया जाता है, तो आप उसको पाई का मान रख करके भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसमें तो अनिवार्य रूप से ये देखना रहता है कि आंसर पाई में आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है। और जब आपको ऐसे इस टाइप का यानी लघुत्तरीय या अति लघुत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए, तो वहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार पाई का मान रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पाई आर एल फार्मूला लगाएंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का। तो यहाँ पर देखिए पाई की जगह पर पाई रखेंगे, यानी कि इसका मान हम नहीं रख रहे हैं। और आर देखिए कितना है, तो आर है देखिए 14, तो यहाँ पर 14 रख देंगे। और फिर एल देखिए निकाले हैं 50, तो यहाँ पर 50 रख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 14 पंचे कितना होता है 70, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 700। और यहाँ पर पाई है तो आगे पाई लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है 700 पाई इसका आंसर आ जाएगा। और जो है वक्र पृष्ठ है इसलिए इसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका वक्र पृष्ठ भी निकल आएगा। अब हमको क्या करना है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पर हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर और होता है एल प्लस आर, यानी कि ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। तो यहाँ पर भी देखिए हम पाई का मान नहीं रख रहे हैं, यानी कि पाई की जगह पर पाई ही रखेंगे और आर का जो है मान रख लेंगे। तो आर देखिए कितना है, तो आर 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर एल देखिए 50 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। और फिर आर जो है कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए पाई गुणे 14। और यहाँ पर देखिए 50 और 14 को जोड़ लेंगे, तो 50 और 14 को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे में 64 हो जाएगा। अब 64 और 14 का जो है गुणा कर लेंगे। तो देखिए 64 और 14 का गुणा करेंगे तो 14 चौको 56 हो जाएगा। और 56 का देखिए 6 हो जाएगा। और फिर देखिए 14 छंग 84 और 84 और 5 कितना हो जाएगा 89। तो यहाँ पर देखिए 89 लिख लेंगे, यानी कि 896 आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर पाई है तो आगे पाई लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 896 पाई और संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए इसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो 896 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं और इनको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3x + 2y = 0 दिया हुआ है और 2x + y बराबर दिया हुआ है -1। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 को लेकर के चलेंगे और इसमें से एक चर का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3x + 2y = 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2y को उधर ले जाएंगे तो 3x = 2y हो जाएगा। और फिर x बराबर यहाँ पर देखिए प्लस का था इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना अनिवार्य है। और फिर यहाँ पर इस 3 को भी इधर पक्षांतर करेंगे। तो देखिए 3 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर -2y/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से देखिए x की वैल्यू जो है निकल आएगी y के पदों में। अब जो है क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि 1 से जो है एक चर का मान निकाल लेंगे, यानी कि समीकरण 1 से एक चर का मान निकाल लेंगे और फिर उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो इस तरीके से प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है क्या 2x + y = -1 है। और यहाँ पर देखिए x की जगह पर हमको ये मान रखना, तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा 2y और फिर /3
और फिर यहाँ पर प्लस का y है तो प्लस का y लिख लेंगे बराबर माइनस का 1 है। अब जो है इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 दूना 4 हो जाएगा और जो है माइनस का 4y और अपान 3 हो जाएगा और प्लस का y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3y और फिर अपान में 3 हो जाएगा बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस 3 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस के 4y में से 3y घट जाएगा तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा और फिर जो है यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 बटे में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से y की वैल्यू निकल आई है। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो है लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस प्रकार से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 2y बराबर 0 है और इसमें y की जगह पर हम जो है 3 मान रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 0 और इस 6 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 6 और फिर x बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बटे 3 यानी कि ये जो 3 है ये इधर जाएगा तो भाग करेगा क्योंकि यहाँ पर x के साथ में गुणा कर रहा तो इस प्रकार से यहाँ पर x बराबर 3 दूना 6 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखिए जो है x की वैल्यू आ जाएगी जो है माइनस का 2 और जो है y की वैल्यू क्या आ जाएगी तो वो आ जाएगी 3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब जो है इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उधर साइड में ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर माइनस का 6 और x प्लस वाई बराबर माइनस का 18। तो इधर साइड में इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे और समीकरण 1 से क्या करेंगे एक जो है चर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस का 6 दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का y हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 है देखिए x प्लस वाई बराबर माइनस का 18 और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकली है माइनस का 6 और प्लस का y और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 18। अब यहाँ पर y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा देखिए 2y और यहाँ पर ये जो 6 है वो उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस का 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा देखिए 18 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12 और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर y बराबर माइनस का 12 बटे 2 कर देंगे क्योंकि 2 यहाँ पर देखिए गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग करेगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी 2 छक्का 12 होता है तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 और उसके बाद फिर जो है अब y का मान जो है किसी भी समीकरण में रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इस प्रकार से समीकरण 1 में जो है रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर माइनस का 6 है। तो यहाँ पर देखिए जो है क्या करेंगे x की जगह पर जो है सारी y की जगह पर मान रख देंगे। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 है। तो यहाँ पर देखिए x
माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस लगा हुआ तो इसलिए माइनस लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस का 6 बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। अब x माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। और फिर x बराबर यहाँ पर देखिए इस 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और फिर माइनस का 6 और माइनस का 6 आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगेगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 6 12 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू माइनस का 12 आ जाएगी और y की वैल्यू ऊपर माइनस का 6 निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। अभी आप लोग प्रतिस्थापन विधि से जो है दो समीकरण हल कर चुके हो, तो यहाँ पर देखिए इनको जो है विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए जो है हम क्या करेंगे, सीधे से एक चर का विलोप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक चर बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर y दिया हुआ है नीचे भी y दिया हुआ है, चिन्ह विपरीत है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। अगर चिन्ह समान होते तो लिखते घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर लिखेंगे तो इस प्रकार से ये पद जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x में 2x जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। और यहाँ पर देखिए 8 7 15 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 15/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर आ जाएगा 3 5 15 यानी कि 5 आ जाएगा। अब जो है x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो इस प्रकार से समीकरण 1 में इसका मान रख लेंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 7 है, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रखेंगे 5 तो प्लस y बराबर 7 हो जाएगा। और y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5। और फिर y बराबर 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो इस प्रकार से y बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर 5 निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई निकालिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेंगे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर, माना आयत की चौड़ाई बराबर x है, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर चौड़ाई हम माने हैं x, तो यहाँ पर लंबाई इसकी हो जाएगी x प्लस 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सबसे पहले मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई निकालिए। तो यहाँ पर हम जो है सीधे से लिख लेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आयत के परिमाप का फार्मूला लिख लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर, तो देखिए आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरीके से ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया हुआ तो इसकी जगह पर 40 लिख लेंगे। और फिर 2 इंटू लंबाई देखिए हम माने हैं कितनी, x प्लस 5 और चौड़ाई कितनी है, x है, तो यहाँ पर प्लस का x कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 40 बराबर 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा देखिए कितना 2x हो जाएगा, क्योंकि x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। अब इस 2 का अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 40 बराबर 2 दूना 4x और प्लस हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 4x को इधर ही रखेंगे, इस 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 40 माइनस 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 4x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30। यहाँ पर देखिए 40 में से 10 घट जाएगा तो 30 हो जाएगा। और फिर यहाँ x बराबर हो जाएगा 30/4।
अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको जो है 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 15/2। यानी कि x की वैल्यू हमारी आएगी 15 का अगर आधा करेंगे यानी कि आ जाएगा 7.5, या इसको यही लिखा रहने दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। अब हमको देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखिए आयत की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी 7.5 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आयत की चौड़ाई जो है x ही माने थे तो x की वैल्यू ही इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर 7.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और उसके बाद फिर लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, तो देखिए लंबाई माने थे x + 5। तो यहाँ पर देखिए जो है x की वैल्यू आई है 7.5 और +5 कर देंगे तो 7 5 12, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वो संख्या बताइए। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर x है, माना इकाई का अंक बराबर x है तथा दहाई का अंक y है, तथा दहाई का अंक बराबर y है। इस तरीके से मान लेंगे और फिर जो है यहाँ पर संख्या मान लेंगे। तो देखिए संख्या जो है वो क्या होती है, यानी कि जो दहाई का अंक है वो अपने से 10 गुना होता है। तो यहाँ पर संख्या इसकी क्या हो जाएगी, संख्या बराबर तो देखिए संख्या हो जाएगी 10y + x, 10y + x, यानी कि ये जो y है ये अपने से 10 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10y + x जो है संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्त से इसको लिख लेंगे। तो देखिए प्रथम शर्त में क्या कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। तो देखिए इकाई का अंक x है और जो है y क्या है, y जो है दहाई का अंक है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी कि दहाई के अंक से 1 अधिक ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 1 अधिक कर दें तो दोनों बराबर में हो जाएंगे, यानी कि जो है x बराबर क्या हो जाएगा y + 1 हो जाएगा। अब y को इधर पक्षांतर कर ले तो x - y बराबर 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो देखिए द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा, तो देखिए द्वितीय शर्त में कहा गया है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। तो देखिए संख्या यहाँ पर क्या है 10y + x है। कहा गया है कि संख्या जो है वो क्या है अंकों के जोड़ के 5 गुने। तो देखिए अंकों का जोड़ x + y हो जाएगा, अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए जो ये जो है अंकों का जोड़ है इसको 5 गुना कर देंगे और 5 गुना में 3 अधिक कर देंगे तो ये जो है संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्वितीय शर्तानुसार ये समीकरण बनेगी। अब इसको जो है इस तरीके से जो है साधारण समीकरण के रूप में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 10y + x इसका अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 5y और प्लस का 3 हो जाएगा। और अब पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि जो चर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10y और माइनस का 5y हो जाएगा और फिर जो है यहाँ पर प्लस का x और माइनस का 5x बराबर 3 हो जाएगा। अब 10y में से y जो है 5y को घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5y और फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस का जो है 4x और बराबर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। और यहाँ पर देखिए
समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है x माइनस वाई। यहाँ पर देखिए इसको जो है सीधा कर लीजिए तो हल करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इसको आगे ले आएंगे तो यहाँ पर देखिए 4x हो जाएगा और यहाँ पर साथ में माइनस से इसको पूरे को गुणा भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पर इसका मान समीकरण 2 नहीं रखेंगे और फिर यहाँ पर इसके नीचे समीकरण एक रख लेंगे। तो समीकरण एक देखिए है x माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कोई भी चर बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर जो समीकरण एक है इसमें या तो 4 से गुणा करें तो यहाँ पर x वाला गुणांक बराबर हो जाएगा और या तो जो है 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो है y वाला जो पद है वो बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम समीकरण एक में जो है 4 से गुणा कर लेंगे। एक में 4 से गुणा करने पर तो देखिए 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 4। ये समीकरण 3 हो जाएगा और फिर इसके नीचे समीकरण 2 को लिख लेंगे। तो समीकरण 2 है 4x माइनस 5y बराबर -3। ये है समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे क्योंकि यहाँ पर चिन्ह समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ पर ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो है 5 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ पर 1 y बचेगा और यहाँ पर देखिए 4 3 7 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 7 आ गई है। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान समीकरण एक में रखने पर तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए y का मान निकला है 7। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 1 और फिर x बराबर हो जाएगा, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस 7 हो जाएगा और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको जो है संख्या ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या माने हैं, संख्या माने हैं 10y प्लस x। तो सीधे से हम उसी में जो है x और y के मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे संख्या बराबर 10y प्लस x। तो यहाँ पर देखिए 10 इंटू वाई की वैल्यू रख देंगे, y है 7 और प्लस यहाँ पर जो है x है 8। तो यहाँ पर देखिए 10 सत्ते 70 हो जाएगा और 70 में 8 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, यानी कि 78 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड यहाँ पर करना है। देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो फटाफट इनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 15 के गुणनखंड क्या होंगे, तीनों 25 15 यानी कि 3 गुणे 5 आएगा। अब इसकी सहायता से हमको 2 लाना है तो 5 में से 3 को घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा देखिए प्लस 5 माइनस कितना हो जाएगा 5 माइनस 3। तो यहाँ पर -3 इंटू x माइनस 15 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको अंदर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 3x और माइनस का 15 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में x कॉमन मिल रहा तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा देखिए प्लस का 5 और यहाँ से देखिए इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ पर 3 5 15 यानी कि प्लस का 5 बचेगा। अब यहाँ से इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से देखिए बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 3, यानी कि ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 12 के गुणनखंड होंगे 4 3 12 और 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको तोड़ लेंगे। x स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए जो है 4 3 7 होता है तो 4 प्लस 3 और इंटू x प्लस 12 कर लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इसको अंदर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और माइनस का 3x और प्लस का 12 हो जाएगा। अब इन दोनों में से
x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4 और यहाँ से ले लेंगे 3 कॉमन तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3 चौक 12 यानी कि x माइनस 4। अब इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बचेगा x माइनस 3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बीच में देखिए लिखा हुआ 3x, इसको ऐसे ही अभी रखेंगे, इसका हम स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/2 का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। और फिर यहाँ पर देखिए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है फार्मूला देखा जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ 2ab अगर करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू क्या करेंगे 3/2। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 3x बचेगा, यानी कि यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है या कह लीजिए इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यही रूप इसका निकल करके आएगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 12 में फिर क्या करेंगे 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर तोड़ लेंगे 12 और प्लस का 1 और इंटू x कर लेंगे और प्लस 4 हो जाएगा। अब इस x का अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, देखिए 3x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 12x और प्लस का x और प्लस का 4 और फिर यहाँ से देखिए 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से देखिए 3 चौक 12 यानी कि 4 बचेगा और यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1 तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 4 और फिर इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ पर देखिए बचेगा 3x प्लस का 1। तो इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर समांतर भुजाओं की जो लंबाई है वो दी गई है और उनके बीच की दूरी दी गई है और समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो सबसे पहले लगा लेते हैं और उसी से फिर इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर देखिए फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे होता है ऊंचाई, यानी कि उनके बीच की दूरी। तो इस प्रकार से ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं दी हुई हैं 15 मीटर और 8 मीटर, तो इनका योग कर लेंगे 15 प्लस 8 और फिर देखिए उनके बीच की दूरी यानी कि जो ऊंचाई है वो दी हुई है 12 मीटर, तो गुणे कर लेंगे यहाँ पर 12 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 और यहाँ पर देखिए 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 और गुणे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से जो है 12 को जो है कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छक्का 12। अब 6 का 23 से गुणा कर लेंगे तो देखिए 6 त्रिक 18, 18 का 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 1 13 यानी कि 138 यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए क्षेत्रफल है इसलिए ये लिखा जाएगा वर्ग मीटर में, तो 138 वर्ग मीटर इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं तथा इसके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि यहाँ पर भी समांतर भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच की दूरी दी गई है और समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन हल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए हो जाएगा 1/2 और समांतर भुजाओं का योग
समांतर भुजाओं का योग और गुणे हो जाएगा ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर समांतर भुजाएं क्या दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। तो 3 और 4 को ऐड कर लेंगे और उसके बाद फिर ऊंचाई का उसमें गुणा कर देंगे। देखिए ऊंचाई कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब देखिए इनको जोड़ लेंगे, 1/2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, यानी कि 21 का आधा कर लेंगे। तो देखिए 21 का आधा कितना हो जाएगा, 10.5। तो इस प्रकार से 10.5 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या दी हुई है और वृत्त की परिधि निकालना है। तो देखिए त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे। वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो 2 इंटू देखिए पाई का मान यहाँ पर रख देंगे। तो पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पर 22/7 रख देंगे और देखिए जो त्रिज्या है वो दी गई है 21। तो यहाँ पर 21 रख देंगे और फिर इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है 22 दूना 44 हो जाएगा और 44 गुणे 3 कर लेंगे। तो देखिए 3 चौक 12, 12 का 2 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12 है 13, यानी कि 132 आ जाएगा। और परिधि है इसलिए इसको जो है सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर में लिखते। तो इस प्रकार से 132 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर परिधि दी हुई है और व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए मान लीजिए कि परिधि C हो और व्यास D हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें संबंध क्या हो जाएगा, परिधि बराबर पाई D, यानी कि ये फार्मूला यहाँ पर बनेगा। क्योंकि देखिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। तो 2r की जगह पर अगर D रख देंगे, यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जो है 2r की जगह पर D रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से C बराबर पाई D हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परिधि दी हुई है 15.7 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पर 15.7 सेंटीमीटर रख देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर व्यास बराबर जो है वो फार्मूला लिख लेंगे, यानी कि D बराबर इस पाई को इधर भेज देंगे तो C/पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए D का जो है वो मान निकालना है। तो D को ऐसे ही रखेंगे और C यहाँ पर दिया हुआ है 15.7, तो यहाँ पर रख लेंगे और पाई का मान रख लेंगे। तो पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ पर 22 को नीचे रखेंगे और जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा गुणे के रूप में। और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करने पर ये कितना आएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे और उसके बाद फिर 22 से जो है वो भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 7 49, 49 का 9 आ जाएगा और फिर 7 5 35 और 35 4 39, 39 का 9 आ जाएगा और उसके बाद फिर 7 एकम 7 और 7 3 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 109.9 आ जाएगा। और बटे में हमको क्या करना है 22, यानी कि 22 से अभी इसको भाग करना है। तो देखिए कितनी बार ये जाएगा, तो देखिए 22 पंचे 110 आता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम जो है 5 बार ले जाएं तो 22 पंचे 110 आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट में एक संख्या कम है क्योंकि यहाँ पर 109.9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट में एक संख्या कम है, यानी कि यहाँ पर 5 के लगभग में आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर पॉइंट में आप निकालना चाहें तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन 5 के लगभग में ये आंसर भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर।
देखिए सीरीज में इसी तरीके से दिया हुआ है आंसर, यानी कि यहाँ पर 5 बार जा सकता है, लेकिन पॉइंट में एक संख्या सिर्फ कम है। अगर पॉइंट में यहाँ एक और होता तो इस प्रकार से यहाँ 10 हो जाता, और यहाँ पर जो है 0 लिख करके फिर यहाँ पर एक अंक इसमें जुड़ जाता तो 110 आ जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा भाग चला जाता, तो इसलिए इसको 5 सेंटीमीटर लगभग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है 14 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणे त्रिज्या दी हुई है 14, तो यहाँ पर 14 गुणे 14 कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा देखिए 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखिए जो है 22 दूना 44 हो जाएगा, और 44 गुणे 14 कर लेंगे तो 14 चौको 56, 56 का 6 हो जाएगा, और फिर 14 चौको 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 5 हो जाएगा 61, यानी कि 116 आ जाएगा। और क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, 116 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चल सकती है तो आप ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्रफल में चल सकती है। यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चल सकती है तो आप ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्रफल में चल सकती है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर की दूरी तक चल सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई घास का मैदान है और उसमें एक बकरी बंधी हुई है और वो जो है 10.5 मीटर की दूरी तक चल सकती है। यानी कि मान लीजिए इस तरीके से वो चलेगी। मान लीजिए एक तरफ वो कितनी चल सकती है, 10.5 मीटर। और इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए खूंटी गड़ी हुई है और एक तरफ इस तरीके से 10.5 मीटर तक चल सकती है। तो इसी तरीके से इस खूंटी के सभी तरफ जो है 10.5 मीटर तक चल सकती है। तो इस तरीके से एक वृत्ताकार क्षेत्र बनेगा और जो ये होगी 10.5 मीटर, ये क्या होगी, ये उस वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी कि यहाँ पर r बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 10.5 मीटर। और फिर कहा गया है तो आप ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्रफल में चर सकते हैं। यानी कि इस जो चरे हुए भाग का है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए जितने भाग में चर सकती है उसका क्षेत्रफल बराबर तो देखिए ये एक वृत्ताकार भाग होगा इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणे यहाँ पर देखिए 10.5 दिया हुआ, तो यहाँ पर 10.5 गुणे 10.5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है त्रिज्या का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पच्छे 35, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1.5। अब जो है इसका गुणा कर लेंगे तो देखिए यहाँ 15 दूना 30, 30 का 0 हो जाएगा और फिर 15 दूना 30, 3 33 हो जाएगा और फिर एक अंक के बाद दशमलव लगा तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे और फिर गुणे यहाँ पर 10.5 हो जाएगा। अब 10.5 का 33 से गुणा कर लेंगे तो इधर साइड में कर लेते हैं 10.5 और गुणे 33 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों पच्छी 15, 15 का 5 और यहाँ पर देखिए 3 शून्य शून्य और यहाँ 15 आया था, 15 लिख लेंगे पूरा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों पच्छी 15 और फिर जो है 3 एकम 3। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा था तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा देखिए
5 और क्षेत्रफल है इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग मीटर में। तो यहाँ पर 346 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 डेसीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 डेसीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर देखिए व्यास जो है वो दिया हुआ है, यानी कि डी दिया हुआ है कितना, 14 डेसीमीटर, 14 डेसीमीटर। और क्या करना है, जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए देखिए त्रिज्या का जो है होना जरूरी है। तो यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेंगे, आर बराबर होता है d/2, यानी कि व्यास का आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर 14/2 हो जाएगा। तो 14 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या जो है वो 7 डेसीमीटर आ जाएगी। अब जो है क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr²। तो देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7, और फिर r² का मतलब देखिए त्रिज्या 7 निकालें। तो यहाँ पर 7 × 7 हो जाएगा। अब 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 7 का 22 से गुणा कर लेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154 वर्ग डेसीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए डेसीमीटर में दिया हुआ इसलिए यहाँ पर वर्ग डेसीमीटर में इसका क्षेत्रफल आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बना लेंगे, क्योंकि वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो मान लीजिए ये एक वृत्त है और जिसका जो केंद्र है वो क्या है, O है। और फिर जो है यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो है सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए एक जो है वृत्त का केंद्र है O, और फिर यहाँ पर देखिए एक जो है चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे इस तरीके से। मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर लिख लेंगे ज्ञात है। देखिए ज्ञात क्या क्या है यहाँ पर, तो देखिए ज्ञात है O केंद्र वाला वृत्त है एक, O केंद्र वाले वृत्त में देखिए O केंद्र वाले वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD यहाँ पर मान लीजिए ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। तो ये हमें ज्ञात है कि O केंद्र वाले वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये इतना ज्ञात है हमें। और देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखिए सिद्ध करना है कि इसके जो सम्मुख कोण हैं वो क्या होंगे, संपूरक होंगे। यही कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसके सम्मुख कोण हैं ये कोण इसके सम्मुख हो जाएगा, ये कोण इसके सम्मुख हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ये चीज़ सिद्ध करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, कोण ABC, कोण ABC प्लस कोण ADC, ADC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमको सिद्ध करना है। और फिर ये कोण एक ले लेंगे, कोण दूसरे नंबर पर ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। कोण BAD और प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। तो देखिए रचना क्या करनी है, इसमें रचना कर लेंगे, यानी कि O को A से मिला लेंगे और इस O को C से मिला लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे OA और
OC को मिलाया, ये इतनी रचना कर लेंगे, मिलाया। अब जो है यहाँ पर उपपत्ति शुरू करेंगे, यानी कि सिद्ध करना है हमको उपपत्ति। तो देखिए आगे कैसे करेंगे। तो देखिए एक परिमेय होती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, और एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यही यहाँ पर परिमेय लगा देंगे। देखिए यहाँ पर OA और OC को मिलाना है, ये रचना पहले कर लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद मान लीजिए ये यहाँ पर एक जीवा हो, ये इस तरीके से अगर एक जीवा हो तो एक ही जीवा द्वारा देखिए एक ये कोण केंद्र पर बन रहा है और ये कोण परिधि पर बन रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का बने कोण का 2 गुना होता है। देखिए जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये जो केंद्र पर बनता है कोण, ये परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन लिख लेंगे कि कोण AOC, देखिए कोण AOC ये केंद्र पर कोण बन रहा है, तो ये परिधि पर बने कोण का जो है क्या होगा 2 गुना होगा। तो यहाँ पर 2 गुणे लिख लेंगे कोण ADC, यानी कि ये वाला कोण ADC। तो एक कंडीशन ये बनेगी। और इसी का उल्टा अगर कहा जाए, जो अभी बताए हैं कि जो परिधि पर बना कोण है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोण जो है ADC कितना हो जाएगा, कोण यहाँ पर देखिए चूंकि नहीं लगाएंगे, कोण ADC यानी कि कोण ADC कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण AOC/2, यानी कि इसका आधा हो जाएगा ये कोण। तो ये एक कंडीशन हो जाएगी। देखिए जो कंडीशन ऊपर लगाए हैं सेम यही कंडीशन फिर यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए एक जो है यहाँ पर कोण ये बन रहा है, यहाँ पर देखिए एक कोण ये बन रहा है, तो इसका जो है आधा कोण ये हो जाएगा। जैसे इसका आधा जो है कोण ये है, इसी प्रकार से इसका आधा कोण ये हो जाएगा। यानी कि एक ही जीवा द्वारा, देखिए ये एक जीवा है और एक ही जीवा द्वारा ये केंद्र पर कोण बन रहा है और ये परिधि पर कोण बन रहा है। तो यहाँ पर जो है वही कंडीशन पुनः लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा कि कोण ABC बराबर हो जाएगा 1/2 बृहद कोण। देखिए बृहद का मतलब ये बड़ा वाला कोण, बृहद कोण AOC हो जाएगा, AOC। तो यहाँ पर देखिए अब जो है ये जो है इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ADC प्लस कोण ABC हो जाएगा। और फिर देखिए दोनों में 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए बटे में 2 है और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लेंगे और जो है ब्रैकेट में हो जाएगा देखिए जो है कोण AOC और प्लस बृहद कोण AOC, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/2। अब देखिए कोण AOC का मतलब ये कोण हो जाएगा AOC और बृहद कोण AOC का मतलब ये कोण हो जाएगा। तो इन दोनों को देखिए ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ा गया है तो क्या हो जाएगा
पूरा जो संपूर्ण कोण है वो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसकी जगह पर 360 डिग्री लिख लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 360 का 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और देखिए 180 डिग्री जो है वो दो समकोण के बराबर होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि कोण ADC, देखिए कौन सा कोण होगा, ADC। यहाँ पर देखिए ADC ये वाला कोण हो गया, और फिर कोण ABC यानी कि ABC ये वाला कोण हो गया। तो ये देखिए सम्मुख कोण हो गए। तो यहाँ पर सम्मुख कोणों का योग जो है समकोण, दो समकोण के बराबर होता है, ये सिद्ध करना था, या संपूरक होता है ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पर संपूरक हो गया क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री या दो समकोण, या दो समकोण। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज में ABCD वृत्त के भीतर बना है, यदि A 75 डिग्री तथा B 60 डिग्री, तो कोण C और D की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए जो है किसी चतुर्भुज में ABCD वृत्त के भीतर बना है। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए ये एक वृत्त है और जो है कोई चतुर्भुज है, इस तरीके से बना हुआ है वृत्त के भीतर। तो ये A हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। तो कहा गया कि किसी चतुर्भुज में ABCD वृत्त के भीतर बना है, और फिर यदि कोण A 75 डिग्री, कोण A जो है वो कितना है, 75 डिग्री है, तथा कोण B जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोण C और D की माप बताइए। तो यहाँ पर सीधे से हम लगा देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज, देखिए ये जो है वृत्त के अंदर बना हुआ है, इसलिए क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर कोण C बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर A की वैल्यू रख लेंगे, जो है कोण A दिया हुआ कितना, 75 डिग्री। तो यहाँ पर कोण C बराबर हो जाएगा कितना, कोण C बराबर 100, यहाँ पर देखिए डिग्री है, तो यहाँ पर 180 माइनस 75 डिग्री हो जाएगा, और 75 इसमें से घटाएंगे तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, कोण C बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण C की वैल्यू पता चल जाएगी। अब सेम इसी प्रकार से हमको क्या करना है, कोण D का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और फिर जो है कोण B की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और फिर जो है कोण D बराबर 180 में से 60 डिग्री घटा लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कोण D कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री घटाएंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोण C यहाँ पर 105 डिग्री आया, और कोण D 120 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A 55 डिग्री और कोण B जो है वो 60 डिग्री, तो कोण C और D ज्ञात करो। यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि वृत्त के अंदर ये भी चतुर्भुज बना हुआ, तो पहले जो है हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बनाएंगे, और फिर कहा गया है कि इस वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बना है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक चतुर्भुज बना लेंगे। तो ये हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, और फिर ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। अब यहाँ पर कहा गया है कि कोण A जो है वो 55 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, और फिर कोण B जो है वो 60 डिग्री है,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 डिग्री। और कोण सी और डी की माप ज्ञात करना है, यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन करवाएं सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण ए प्लस कोण सी हो जाएगा 180 डिग्री, और कोण ए दिया हुआ है 50 डिग्री, 55 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण सी हमको निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोण सी को इधर ही रखेंगे और यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री हो जाएगा। और फिर जो है 180 में से 55 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा, देखिए कितना, यहाँ पर 80 में से 55 को घटाएंगे तो बचेगा 25, और फिर जो है यहाँ पर 100 बचेगा, तो यानी कि 125 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरा कोण भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार कोण बी और प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण बी हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब कोण डी को इधर रखेंगे और इसको 60 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, और कोण डी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण आसानी से निकाल आएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर समलंब की समांतर भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो दी गई है, और समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे होता है ऊंचाई, यानी कि उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर उनके बीच की दूरी भी लिख सकते हैं और ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए इन सभी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाओं का योग करना, तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर, तो यहाँ पर 15 + 8 कर देंगे, और गुणे ऊंचाई, तो देखिए लंबवत दूरी उनकी कितनी है, 12 है, ये यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 और 8 हो जाएगा 23, और यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे 23 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 12 को 2 से भाग कर लेंगे तो ये देखिए 2 छक्का 12 होता है। अब 6 का 23 से गुणा कर लेंगे तो देखिए 6 त्रिक 18, 18 का 8 हो जाएगा, और उसके बाद 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 138 हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल है इसलिए इसको वर्ग मीटर में लिखेंगे, यानी कि 138 वर्ग मीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल कीजिए। यानी कि इसको हल करना है, समीकरण दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 6x² - x - 2 = 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का 6 में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x² के गुणे में 6 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं और उसके बाद फिर उसके गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा, और 12 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि ये गुणनखंड हो जाएंगे 12 के। और हमको यहाँ पर देखिए लाना है 1, यानी कि x के गुणे में यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 है, तो 1 हमको लाना है इसी में से जोड़ घटा करके। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 में से अगर 3 घटा दें तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे।
यहाँ पर कर लेंगे देखिए 4 माइनस 3 और गुणे में x है तो x कर लेंगे और माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस देखिए 4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3x और माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है दो दो के जोड़े बना करके कामन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कामन क्या मिल रहा है तो यहाँ से देखिए 2 मिल रहा है और x मिल रहा है तो यहाँ से बचेगा 2 तिहाई 6 यानी कि 3 बचेगा और x बचेगा और यहाँ से बचेगा देखिए 2 दूना 4 यानी कि 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कोई भी संख्या कामन नहीं है तो कोई भी संख्या कामन ना हो तो एक कामन लेते हैं तो यहाँ पर एक कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस 2 और बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो पद बचे हैं, इन दोनों पदों में जो कामन है वो ले लीजिए तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2 कामन मिल रहा है और यहाँ से देखिए बच रहा है 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब 3x माइनस 2 बराबर यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2 बराबर जो है 0 एक बार ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर हो जाएगा 2, इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा और उसके बाद फिर x बराबर हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी देखिए 2/3 ये एक वैल्यू आ जाएगी और दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे यानी कि एक बार ले लेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि इसको इधर पक्षांतर करेंगे प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 हो गया। अब x बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा यानी कि एक वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/3 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि तिर्यक ऊंचाई का मतलब यहाँ पर देखिए एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखिए जो है त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या करना है हमको शंकु का आयतन निकालना है। तो देखिए शंकु के आयतन में ऊंचाई का होना भी ज़रूरी है तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो है हम क्या करेंगे सबसे पहले h निकाल लेंगे। तो देखिए एल स्क्वायर बराबर होता है, देखिए एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और या तो एल बराबर अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगा देंगे और इसकी सहायता से एच निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस एच हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। यहाँ पर देखिए बीच में बराबर है तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दामा 100 हो जाएगा और फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 6 छाक 36 हो जाएगा और फिर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखिए 100 माइनस 36 और फिर यहाँ पर देखिए h बराबर निकाल लेंगे। तो देखिए 100 में से 36 को घटाएंगे तो 100 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 64 क्योंकि 100 में से 36 घटाएंगे तो देखिए 64 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 64 लिख देंगे और वो रूट के अंदर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से h बराबर अंडर रूट 64 आ जाएगा और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 8 × 64 होता है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से h की वैल्यू जो है 8 आ जाएगी। अब क्या करना है कि अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सीधे से हम शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यही फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुणे यहाँ पर देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और फिर आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए आर है 6 तो यहाँ पर 6 गुणे 6 हो जाएगा और फिर गुणे एच निकाले कितना 8 तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इन सभी का जो है गुणा भाग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा
और बाकी कोई संख्याएं कटेंगी नहीं। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 छंग 48 हो जाएगा, और 48 का गुणा जो है देखिए 44 से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा, और फिर 8 छंग 48 हो जाएगा, और बटे में 7 हो जाएगा। अब इन सभी का गुणा करके 7 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 का गुणा सबसे पहले जो है 44 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 4 8 32, 32 का 2 हो जाएगा, और फिर 4 चौक 16, और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और फिर यही काम करेंगे, 4 8 32, 32 का 2 हो जाएगा, इधर से क्रॉस पहले लगा देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 16 3 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 11, 11 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 का 1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 2112 आ जाएगा, और फिर 2112 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 से 2112 को भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 उतारेंगे। अब यहाँ पर 1 देखिए 7 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आगे जो है 0 बढ़ाएंगे, उसी के बाद जो है इसको उतार सकते हैं, क्योंकि डबल संख्या साथ में नहीं उतार सकते। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 एक कम 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एक कम 7। अब 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 5, और फिर यहाँ पर देखिए दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए कितनी बार जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पर ये जाएगा 7 बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50 है, और 7 की टेबल पढ़ेंगे 7 बार, तो 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जाएगा 7 बार, यानी कि यहाँ पर देखिए ऊपर कर लेते हैं 50 है, तो 7 7 49 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा 1, और फिर यहाँ पर देखिए 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर एक बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 30, यानी कि 301 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 71, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो है ऊंचाई और त्रिज्या इसके सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये इसका आयतन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 डिग्री, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया। तो सबसे पहले इसका जो है चित्र बना लेंगे। देखिए यहाँ पर जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो चित्र आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है चित्र भी दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है चित्र दिया हुआ है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि उसके चारों शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि पर पड़ने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो हैं वो वृत्त की परिधि पर हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेंगे A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जिसका कोण B 95 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण B हो जाएगा, इसको 95 डिग्री कर लेंगे, और फिर कहा गया है तो D का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशन लगा देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उसकी सहायता से कोण D हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये प्रमेय लिख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय लिख लेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोण B है, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण B 95 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, और प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और फिर कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 95 डिग्री। और फिर यहाँ पर देखिए 180 में से 95 डिग्री माइनस करेंगे
तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 85 डिग्री, यानी कि यहाँ पर देखिए 85 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगला कोण निकाल लेंगे। तो देखिए अगला कोण कौन सा निकालने के लिए कहा गया है, तो देखिए अगला कोण है कोण ए बराबर कोण सी हो तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जब ये कोण और ये कोण बराबर हो तब कोण ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जो है लिख लेंगे, चूँकि कोण ए बराबर कोण सी दिया है, ये चीज़ जो है क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिख लेंगे कि कोण ए बराबर कोण सी ये दिया हुआ है, और ऊपर देखिए हम लिख चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके भी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कोण जो है सी बराबर कोण ए और कोण ए बराबर कोण सी ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको कोण ए निकालना है, तो ए को ए रहने देंगे और सी की जगह पर जो है यहाँ पर लिख देंगे कोण ए। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख लेंगे ब्रैकेट में, चूँकि कोण सी बराबर कोण ए दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा टू कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण ए बराबर हो जाएगा देखिए 180/2, 180/2 हो जाएगा। अब 180 का 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण ए 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कोण डी यहाँ पर देखिए 85 डिग्री आ गया और कोण ए जो है वो 90 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पद यहाँ पर दिए हुए हैं इन पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे या तो आरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी कि आरोही और अवरोही में से किसी में भी इसको लिख सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो है लिख लेंगे पदों का आरोही क्रम, पदों का आरोही क्रम। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे छोटा पद यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 को लिख लेंगे, और फिर देखिए जो है 12 है तो 12 को लिख लेंगे। यहाँ पर 11 भी है तो यहाँ पर सबसे पहले 11 को लिखेंगे। देखिए 7 के बाद 11 हो जाएगा और 11 के बाद फिर 12 हो जाएगा और 12 के बाद फिर 14 हो जाएगा और 14 के बाद देखिए फिर 19 हो जाएगा और 19 के बाद फिर देखिए 21 हो जाएगा और 21 के बाद फिर 24 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। यहाँ पर भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सातों पद यहाँ पर हो गए हैं आरोही क्रम में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए माध्यिका के लिए सम और विषम के दो फार्मूले होते हैं, यानी कि पदों की संख्या अगर सम हो तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है और पदों की संख्या विषम हो तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है। लेकिन बाई चांस किसी स्टूडेंट को अगर ये फार्मूले नहीं याद होते हैं तब भी जो है माध्यिका आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर पदों की संख्या जो है विषम हो तो वहाँ पर जो है आरोही क्रम में लिख करके फिर देखेंगे कि सबसे बीच में कौन सा पद पड़ रहा है तो वही पद उसकी माध्यिका हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 पद इधर हो गए, 3 पद इधर हो गए, बीच में यहाँ पर 14 पड़ रहा है तो 14 ही इसकी माध्यिका हो जाएगा। और अगर यहाँ पर जो है पदों की संख्या सम होती तो सम में क्या करते हैं कि आधे पद इधर कर लेते हैं और आधे पद इधर कर लेते हैं, तो बीच में देखिए 2 पद बचते हैं, क्योंकि वहाँ पर पदों की संख्या सम होती है तो वहाँ पर बीच में 2 पद बचेंगे। तो 2 पदों को क्या करते हैं कि जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी माध्यिका निकल आती है। और अगर आपको फार्मूला याद है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए जो n है वो कितना है, 7 है, यानी कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए माध्यिका बराबर देखिए n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान, ये फार्मूला होता है
विषम के लिए। तो यहाँ पर देखिए n कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 8/2, और 8/2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि चौथे पद का मान यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, माध्यिका इसकी हो जाएगी, 4वें पद का मान। और फिर यहाँ पर देखिए चौथे पद का मान क्या है, 1 2 3 4, चौथे पद का मान 14 है, यानी कि 14 ही इसकी माध्यिका हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है, संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर देखिए हम मान करके इस क्वेश्चन को करेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x मान लेंगे, और कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या क्या मानेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको x माने हैं पहली संख्या को, तो दूसरी देखिए इसके 2 गुनी है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या दूसरी की 2 गुनी यहाँ पर कर दिए हैं। अब इनका योग कहा गया है 24 है, तो इनका योग जो है 24 के बराबर कर लेंगे, यानी कि x + 2x बराबर हो जाएगा 24। अब यहाँ पर जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से पहली संख्या और दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x, और यहाँ पर 3x बराबर 24। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा, इस 3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 24/3 हो जाएगा। अब देखिए 24 को 3 से भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/24, यानी कि 8 हो जाएगा। अब देखिए जो है यहाँ पर संख्या निकाल लेंगे, तो देखिए पहली संख्या x ही माने थे, तो इस प्रकार से पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 8 निकली है। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या माने थे 2x, तो यहाँ पर देखिए 2 × 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या आ जाएगी 16। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से वृत्त बनाएंगे, और देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो यहाँ पर देखिए ये मान लो वृत्त का केंद्र है, इसको O मान लेंगे, और यहाँ पर ये त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, और इसको मान लेंगे A। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। और फिर कहा गया है कि एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस तरीके से एक जीवा खींच देंगे, और इसका नाम रख लेंगे AB, यानी कि यहाँ पर B है, और इसका नाम रख लेंगे B। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी रचना कर लेंगे, यानी कि केंद्र से जो है यहाँ पर जीवा पर इस तरीके से लंब डाल देंगे, और इसका नाम रख लेंगे M। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा OM। तो यहाँ पर देखिए ये जो है AB, ये कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर दी हुई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि OA बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ये दिया है। और उसके बाद फिर देखिए जीवा दी हुई है, जीवा AB बराबर दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए रचना किए हैं, रचना देखिए क्या किए हैं, केंद्र O से जो है जीवा AB पर लंब डाला गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रचना क्या किए हैं, देखिए केंद्र O से जीवा AB पर
ओ एम लंब डाला, ये इतना काम जो है रचना में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, ए एम निकाल लेंगे यहाँ से, ए एम। तो देखिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक परिमेय आप लोग पढ़े होंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से देखिए जो है ए एम बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एम बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी, यानी कि ये जीवा है तो ये जीवा का आधा जो है ए एम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है ए एम बराबर 1/2 क्या कर लेंगे, 1/2 ए बी, यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये दो समान भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए एम निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 ए बी कर लेंगे, यानी कि ए बी का आधा कर लेंगे तो हमारा ए एम निकल आएगा। तो देखिए 1/2 ए बी कितना है, तो देखिए ए बी 16 पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 16 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 को 2 से भाग करेंगे तो 2 अठे 16, यानी कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर जो है ए एम आ जाएगा। और अब क्या करना है, अब हमको ओ एम निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ओ एम निकालना है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर देखिए लंब डाला गया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लंब भुजा है, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कर्ण भुजा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए एम स्क्वायर। इस तरीके से ओ एम निकाल लेंगे, क्योंकि ओ एम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ओ ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और फिर ओ एम स्क्वायर हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और फिर ए एम स्क्वायर निकाल चुके हैं यहाँ पर देखिए ए एम, तो इसकी जगह पर 8 रख देंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ओ एम स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ओ एम स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, अब यहाँ पर 100 में से 64 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये 64 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36, और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए साइड में क्या करेंगे, ओ एम निकाल लेंगे। तो देखिए ओ एम बराबर हो जाएगा √36, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ओ एम बराबर देखिए 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ओ एम ही हमें निकालना था, तो ओ एम बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से केंद्र से जीवा की दूरी निकाल आएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। यदि कोण ACD बराबर 52 डिग्री तथा कोण BAC बराबर 48 डिग्री तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को जो है चित्र दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे, और उसके बाद फिर वृत्त के अंतर्गत एक जो है चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे, और इसका नाम रख देंगे ABC और D। और उसके बाद फिर देखिए क्या कहा गया है कि विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। तो विकर्ण इस तरीके से ये AC हो जाएगा और ये BD हो जाएगा। तो इस तरीके से विकर्ण खींचे गए हैं। और फिर कहा गया है कि यदि कोण ACD, यदि कोण ACD, यहाँ पर देखिए ACD 52 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर देखिए ACD नहीं दिया हुआ, ACB दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ACB कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर ACB कोण दिया हुआ है। तो देखिए ACB कितना दिया हुआ है, 52 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 52 डिग्री लिख लेंगे। और फिर देखिए दिया हुआ है कोण BAC, यानी कि कोण BAC ये वाला कोण दिया हुआ है 48 डिग्री। ये दो कोण दिए हुए हैं, और कोण ADC ज्ञात करना है।
ADC, यानी कि ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण ज्ञात करना है। और जो है बस सिर्फ यही एक कोण ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कोण निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोण A दिया हुआ है 48 डिग्री और कोण B हमको निकालना है, और कोण C दिया हुआ है 52 डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 48 और 52 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस यहाँ पर देखिए 48 और 52 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस में कर लेते हैं, 180 माइनस 100 हो जाएगा। अब कोण B बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 180 में से 100 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80 डिग्री, यानी कि ये कोण हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय लिख लेंगे, और ये प्रमेय लिख करके यहाँ पर देखिए कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण B देखिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80 डिग्री, और यहाँ पर कोण D निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब कोण D बराबर हो जाएगा, देखिए ये 80 उधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण D कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पवन की सीरीज में गलत दिया हुआ है, तो इसको आप लोग यहाँ से अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि सीरीज में बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से इसको तैयार ना करना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2017 में पूछा भी गया है, तो ये सीरीज में गलत लगा हुआ, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए कोण D जो है वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयताकार सिल्ली जो है उसका हम जो है आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें ऊंचाई भी दी गई है, तो ये आयताकार की बजाय इसको जो है घनाभाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए इसको घनाभाकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है लिख लेंगे आयताकार सिल्ली का आयतन बराबर तो देखिए आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 10 गुणे 4 गुणे 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका गुणा कर लेंगे, तो देखिए 10 का गुणा 1.6 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 हो जाएगा पूरा, और फिर 16 का गुणा जो है 4 से करेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी कि 64 घन सेंटीमीटर यहाँ पर जो है सिल्ली का आयतन आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है कि नई एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाना है। तो यहाँ पर सिल्ली की एक भुजा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आयताकार लिखना था, तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे घनाकार सिल्ली की माप बराबर हो जाएगा आयताकार सिल्ली की माप। तो इस तरीके से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए घनाकार सिल्ली की माप जो है हमको निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये 64 हो जाएगी। और फिर जो है हमको क्या करना है, हमको जो है
घनाकार सिल्ली की एक भुजा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन बराबर, देखिए जो माप आई है ये जो है आयतन है घन का। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा, भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए हमको एक भुजा निकालना है। तो एक भुजा निकालने के लिए भुजा बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट आयतन, और यहाँ पर देखिए करड़े की घात 3 हो जाएगा, यानी कि आयतन का हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और यहाँ करड़े की घात 3 हो जाएगा, और 64 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौको 64 होता है, यानी कि ये आ जाएगा 4। तो देखिए घन की जो एक भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक जो है आयताकार सिल्ली दी गई है और कहा गया है कि इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। ये नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो आयताकार सिल्ली है उसको घनाभाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी दी हुई हैं, तो उसको घनाभाकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए घनाभ के आयतन का फार्मूला लगा लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और उसकी सहायता से घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए आयतन जो है इसका निकला है 64 घन सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर देखिए जो है घन का आयतन जो, यानी कि घनाभ को जो पिघलाकर घन बनाया गया है, तो उस घन का जो आयतन है वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिख लिए हैं, घनाकार सिल्ली की माप बराबर आयताकार सिल्ली की माप बराबर 64 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे कि घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी कि अगर भुजा निकालना हो तो आयतन का जो है क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर आयतन का घनमूल निकाल लिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये भुजा निकल आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आयताकार बाग है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना, देखिए कहा गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चौड़ाई मान लेंगे, माना आयताकार बाग, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर x है। तो आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो देखिए इसकी लंबाई कहा गया है कि चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 3x। और अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देख लिए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाग का क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर, बाग का क्षेत्रफल बराबर तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल 243 दिया हुआ है, और लंबाई देखिए यहाँ पर x कितनी दी हुई है, 3x। तो यहाँ पर 3x कर देंगे और गुणे x कर देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 243, और फिर यहाँ पर देखिए x स्क्वायर को पक्षांतर कर लेंगे, और सारी यहाँ पर 3 को पक्षांतर कर लेंगे और x स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 243/3। अब इसको देखिए सरल करेंगे तो यहाँ पर 3/24 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 81 हो जाएगा, और x बराबर देखिए 9 9 81 होता है, यानी कि 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाग की लंबाई कहा गया था ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर लंबाई बराबर माने थे 3x। तो यहाँ पर देखिए 3 × 9 कर लेंगे तो 9 × 27, यानी कि 27 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए सेंटीमीटर नहीं, जो है क्षेत्रफल इसका वर्ग मीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मीटर लिखेंगे, तो इसकी लंबाई जो है 27 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक साइकिल का पहिया 77 सेंटीमीटर है
फिर देखिए 10.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यानी कि यहाँ पर साइकिल के पहिए का जो है क्या दिया हुआ है, एक साइकिल का पहिया 77 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरा उसका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। और फिर कहा गया है कि जो है देखिए यहाँ पर ये फुल स्टॉप है तो 10 पॉइंट नहीं होगा, ये जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है डी दिया हुआ है, यानी कि पहिए का व्यास दिया हुआ 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिज्या आर बराबर होता है D/2। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा डी कितना दिया हुआ 77, तो यहाँ पर 77/2 हो जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, अब जो है इस पहिए की जो है परिधि निकाल लेंगे, क्योंकि जो परिधि निकालेंगे वही एक चक्कर द्वारा चली दूरी होगी, क्योंकि पहिया जब एक चक्कर पूरा घूमती है तो वही उसके द्वारा चली दूरी होती है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, उसकी परिधि निकाल लेंगे। तो देखिए पहिए की परिधि बराबर, पहिए की परिधि बराबर, तो देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। तो यहाँ पर 2πr निकाल लेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7। तो यहाँ पर 22/7 कर लेंगे और गुणे आर, आर देखिए कितना दिया हुआ 77/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 से यहाँ पर 77 को कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो 11 दूना 22, 22 का 2 हो जाएगा और फिर 11 दूना 22 और 22 2 24, यानी कि यहाँ पर 242 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 242 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी, यानी कि जो परिधि आई है वही एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है 0.242 किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर को अगर हमको मीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे 1000 से जो है गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.242 इंटू कर देंगे 1000 और 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो है क्या करेंगे, अब जो है इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर हम 100 से इसका गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका जो गुणा किए हैं यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 242 मीटर। और अब 242 मीटर को क्या करेंगे, दो जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 242 गुणे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 242 और फिर 00 आगे लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब जो है हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो है दूरी एक चक्कर द्वारा चली गई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि 242 सेंटीमीटर दूरी बराबर एक चक्कर हो जाएगा, यानी कि एक चक्कर में 242 सेंटीमीटर दूरी जो है पहिया तय करता है। तो यहाँ पर देखिए जो है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 242 सेंटीमीटर दूरी वो कितने चक्कर में तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये कर देंगे 242 बटे हो जाएगा 242। तो इस तरीके से इसको भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 242 से 242 कट जाएगा और आगे 00 तो 00 लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा देखिए 100 चक्कर, यानी कि जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 चक्कर पूरे होंगे। यानी कि कहा गया था कि 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए 0.242 किलोमीटर चलने में 100 चक्कर जो है पहिया लगाएगा, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए।
यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक जो है एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर, यानी कि आयताकार बाग है और इसके बीचों बीच में एक 3 मीटर का चौड़ा रास्ता है और जो एक दूसरे को समकोण पर काटता है, और इस पर मिट्टी डलवाने का खर्चा जो है वो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चित्र बना लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये एक आयताकार बाग है, इस तरीके से ये एक आयताकार बाग है। इसको हम मान लेंगे ए बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। और कहा गया है कि इसके बीचों बीच में जो है एक 3 सेंटीमीटर चौड़ा 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इस तरीके से बीचों बीच में 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना लेंगे और ये एक दूसरे को समकोण पर काटता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये भाग है ये भाग दोनों में पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको छायांकित कर लेंगे। और अब जो है क्या करेंगे, अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए, बाग की जो लंबाई है वो दी हुई है 180 मीटर। तो यहाँ पर ये दूरी जो है 180 मीटर हो जाएगी। और फिर देखिए, बाग की जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है, 120 मीटर। तो ये चौड़ाई 120 मीटर हो जाएगी। और जो ये रास्ता है ये 3 मीटर चौड़ा है, तो ये 3 मीटर हो जाएगी, यानी कि ये भी 3 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि जो लंबा वाला रास्ता है, यानी कि ये वाला रास्ता, इसका जो है सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे लंबे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, और गुणे यहाँ पर देखिए चौड़ाई जो है वो रास्ते की कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर गुणे 3 कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए जो है 180 गुणे 3 हो जाएगा, और 180 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 18 3 54 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 540 हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 540 वर्ग मीटर। और उसके बाद फिर अब जो चौड़ा रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बराबर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए चौड़ाई इसकी कितनी है, देखिए 120 है। तो यहाँ पर 120 गुणे देखिए रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर 120 गुणे 3 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 3 36 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 360। तो इस प्रकार से देखिए, ये दोनों रास्तों का जो क्षेत्रफल वो निकल आया है। अब यहाँ पर जो कॉमन रास्ता है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए, कॉमन रास्ता जो है वो वर्गाकार है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भुजा, इसकी एक भुजा कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यानी कि 9 वर्ग मीटर जो है कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो देखिए, संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए, संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है लंबे रास्ते का क्षेत्रफल और प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल कर देंगे, और उसके बाद जो कॉमन रास्ता है उसको एक बार घटा देंगे, क्योंकि देखिए वो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे और एक बार इसी में ऐड रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे लंबा रास्ता प्लस हो जाएगा चौड़ा रास्ता, और फिर जो है माइनस कॉमन रास्ता, यानी कि यहाँ पर कॉमन रास्ता जो है उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लंबा वाला कितना आया है, 540 आया है, और प्लस चौड़ा रास्ता कितना आया, 360 आया है, और माइनस कर लेंगे 9। तो यहाँ पर देखिए 540 में 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5 3 8 और 1 9, यानी कि 900 हो जाएगा यहाँ पर। और 900 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 800, देखिए 891, यानी कि यहाँ पर 891 वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, अब जो है इस पर मिट्टी डलवाने का खर्च निकाल लेंगे।
तो देखिए मिट्टी डलवाने का खर्च कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो है संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल आया है और इसी पर हमें मिट्टी डलवाना है, और 1 वर्ग मीटर जो है मिट्टी डलवाने का खर्चा कितना है, 12 रुपया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मिट्टी डलवाने का खर्च बराबर, मिट्टी डलवाने का खर्च बराबर, तो देखिए मिट्टी डलवाने का खर्च कितना हो जाएगा, यहाँ पर 891 गुणे 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 वर्ग मीटर पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपया, तो इतने वर्ग मीटर पर जो है मिट्टी डलवाने का खर्च क्या होगा, तो 12 से इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 एकम 12 यानी 12 का 2 हो जाएगा, और फिर 12 नौया 108 हो जाएगा, और 108 में 1 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। 109 का 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 10 बचेगा। अब जो है 12 8 96, और 96 और 10 106 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 10,692 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 10,692 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च निकल आएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।